नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजस्थान के कुछ प्रमुख खबरों के साथ। आपको बता दें कि राजस्थान में चिकित्सा विभाग ने 18 से 44 आयु समूह का वैक्सीनेशन पूरी तरह रोक दिया है और कारण है वैक्सीन की खेप केंद्र से राजस्थान का नहीं आना। इसके साथ ही वैक्सीन खरीद के लिए निकाला गया ग्लोबल टेंडर भी फेल हो गया है। अब राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का फैसला किया है, जिससे भारत सरकार ही ग्लोबल टेंडर निकालकर वैक्सीन की केंद्रीयकृत खरीद कर उसे राज्यों को दे। उम्मीद है कि इससे वैक्सीन की दरें किफायती तो होंगी ही और साथ ही साथ विदेश मंत्रालय स्तर पर भी प्रोक्योरमेंट और वार्ता आसानी से हो सकेगी, क्योंकि एम्बेसी का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहने वाला है। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने खुद औपचारिक रूप से इसकी पुष्टि भी करी है। दरअसल राज्य के चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का कहना है कि 18 से 44 आयु वर्ग के कोविड वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी भारत सरकार ने राज्यों पर छोड़ी थी। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए 3,000 करोड़ रुपए मंजूर भी किए थे, लेकिन अब वैक्सीन की अनुपलब्धता के कारण इसे रोक दिया गया है। 18 से 44 साल की एज ग्रुप का वो राज्य सरकारों पे जिम्मेदारी भारत सरकार ने छोड़ी थी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 3,000 करोड़ रुपए इसके लिए मंजूर भी कर लिए, खर्चा हम कर देंगे। हमने वैक्सीनेशन साइट्स भी डेवलप कर ली। हमारा मैन पावर है जो वैक्सीनेट करेगा लोगों को, वो भी ट्रेंड है। स्टोरेज की कैपेसिटी भी हमारे पास, बम्पर स्ट्रोक भी आ जाए तो हमारे पास स्टोरेज की कैपेसिटी है। अनफॉर्चुनेटली वैक्सीन मिल नहीं रही है। वैक्सीन के लिए हमने सीरम इंस्टीट्यूट को 47 करोड़ रुपए एडवांस दिए, भारत बायोटेक को 12 करोड़ रुपए एडवांस दिए। अब सीरम ने तो अपनी वैक्सीन हमको सप्लाई की, उतने लोगों को डोज हम दे चुके हैं 18 से 44 साल के एज ग्रुप के लोगों को, लेकिन भारत। तो ये आपको बता दें कि राजस्थान में कोरोना मरीजों के आंकड़ों को लेकर छिड़ी सियासत के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार कोरोना प्रबंधन में पूरी तरह विफल है और ये हकीकत आंकड़े दर्शाते हैं। हालांकि ये वो आंकड़े नहीं है जो अशोक गहलोत मरीजों और मौतों को लेकर छिपाते हैं, बल्कि उनके अपने गृह क्षेत्र जोधपुर में उनकी सरकार कहती है कि 618 मौतें हुई, जबकि हकीकत है कि 433 गांवों में लगभग 2,912 मौत हो चुकी है। और ये साफ तौर पर सत्य आंकड़े हैं जो लोगों की जुबान से पता चलते हैं। फ्री मेडिसिन के नाम पे झूठी वाई लूटने वाले, क्या भीलवाड़ा मॉडल के नाम पर अपनी पीठ थपथपाने वाले और चिरंजीवी योजना के नाम से राजस्थान की जनता को गुमराह करने वाले, क्या राजस्थान का यही राहुल गांधी और सोनिया गांधी का मॉडल है जो अशोक गहलोत के मॉडल के नाम से कांग्रेस में और देश में जिसकी चर्चा होती है? मुझे लगता है कि राजस्थान की सरकार के इस तरीके के विफल रवैये के कारण राजस्थान की जनता कभी अशोक गहलोत जी और उनकी सरकार को और पार्टी को कभी माफ नहीं करेगी। फ्री मेडिसिन के तो एनएचएम 2016 नर्सेज भर्ती के तहत संविदा पर लगे स्टाफ नर्सेज ने राजधानी जयपुर सहित सवाई मानसिंह चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और मानदेय बढ़ाने की मांग की। नर्सेज का कहना है कि उन्हें करीब 7,900 रुपए प्रति माह मानदेय मिल रहा है, जो कि न्यूनतम मजदूरी के प्रावधानों के खिलाफ है। तो वहीं न्यूज इंडिया संवाददाता नीरज शर्मा ने नर्सेज संघर्ष समिति से की खास बातचीत। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत लगे 2016 में एनएचएम भर्ती परीक्षा के माध्यम से संविदा पे लगे जो नर्सेज हैं, वो आज जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय अधीक्षक कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी जो मांग है वो मांग है कि इनका वेतन बढ़ाया जाए। काफ़ी कम जो पारिश्रमिक है वेतन के रूप में इनको मिल रहा है और 7,900 रुपये से बढ़ा करके 26,500 रुपये ये वेतन करने की मांग जो है वो की गई है। सोम सिंह मीणा हैं जो कि अध्यक्ष हैं नर्सेज संघर्ष समिति के। सोम जी, क्या मांग है और आखिर कहाँ दिक्कत आ रही है इस मांग? देखो, आज प्रदेश में लगभग 2,500 से 3,000 जो संविदा कर्मचारी लगे हुए हैं एनएचएम के तहत, जिनको अल्प वेतनमान दिया जा रहा है कि एक श्रमिक कर्मचारी होता है उसको भी 7,000 रुपये नहीं दिया जाता, क्योंकि एक जो नर्स ग्रेड सेकंड है वो 4,200 पे ग्रेड में आता है, तो उसका वेतनमान कम से कम अबव 25,000 होना चाहिए। तो आज प्रदेश में जो एनएचएम कर्मचारी जो पिछले 8 से 10 वर्षों से लग रहे हैं 7,000 रुपये अल्प वेतनमान में काम कर रहे हैं, और ये पिछले 2 वर्ष से जो कोविड महामारी आई थी जब से लगातार राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस महामारी में साथ दे रहे हैं।
उसके बावजूद भी लगातार प्रयास कर रहे हैं राज्य सरकार से सिर्फ कि इनका जो वेतनमान है वो बढ़ाया जाए। और हमारे जो अन्य नर्सेज संगठन है, जो संघर्ष समिति है, वो भी राज्य सरकार से मीडिया के माध्यम से आग्रह करती है कि प्रदेश में आप जो वर्तमान में संविदा पे जो भर्तियां कर रहे हैं अल्प वेतनमान में 7,900 में, यह बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि राज्य सरकार वर्तमान में जो राज्य सरकार के साथ कंधा से कंधा बनाकर कोरोना महामारी से निपटने में जो साथ दे रही है वो कोरोना वॉरियर्स है, नर्सिंग कर्मचारी है। तो मैं मीडिया के माध्यम से राज्य सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि प्रदेश में जो एनएचएम नर्सिंग कर्मचारी लगे हुए लगभग 2,500 से 3,000, इनका एक तो वेतनमान बढ़ाया जाए, साथ ही जो वर्तमान में राज्य सरकार संविदा पे भर्ती कर रही है वो संविदा पे भर्ती ना करके नियमित भर्ती किया जाए। क्योंकि चिकित्सा विभाग आज के टाइम में सर्वोपरि विभाग माना जाता है और राज्य सरकार और जो विभागीय अधिकारी है इसमें मनमानी ढंग से इसमें अल्प वेतनमान दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आज माना जाए तो सवाई मानसिंह चिकित्सालय में एक गार्ड को, एक स्वीपर को भी 10,000 रुपये वेतन दिया जाता है, जबकि एक नर्स गेट से द्वितीय जो हमारे साथ के नर्सिंग कर्मचारी है उनको लगभग 7,000 रुपये कटपीट के दिए जा रहे हैं। तो ये सरासर गलत है। तो मैं राज्य सरकार से मांग करूंगा कि दोनों मांगों का समाधान किया जाए, नहीं तो आगे जाकर प्रदेश की जो एनएचएम नर्सेज है एवं अन्य नर्सेज संगठन है साथ मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी समझ जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। आशुतोष जी भी यहाँ पर। आशुतोष शर्मा जी, आप बताइए किस तरह की ड्यूटीज जो है आप लोगों की चल रही है और क्या दिक्कत आ रही है इस वेतनमान के अंदर? सर, मैं 2016 एनएचएम से नर्सिंग कर्मचारी, हमारा 2020 में जनवरी में यहाँ पे पदस्थापन हुआ था लिखित भर्ती परीक्षा ऑनलाइन के माध्यम से। उसके बाद में 7,900 हमारा वेतनमान है, जो उसमें भी आप 12% पीएफ काट करके हमको 6,952 रुपये मात्र दे रहे हो, जो कि इस महंगाई के ज़माने में जब आपने पेट्रोल और खाद्य तेल के दाम इतने महंगे कर दिए, उस ज़माने में हम अपना परिवार का और हमारा भरण पोषण कैसे करेंगे? सरकार को हम पिछले 2 साल से बहुत अच्छे तरीके से विधायकों के माध्यम से हो, चाहे ज्ञापन के माध्यम से हो, सभी सीएमएचओ के माध्यम से हो, सरकार को कई बार हमने अवगत कराने की कोशिश। किस पद पर ये नर्स जो है वो कर रहे थे? कोरोना में सैंपलिंग में ड्यूटी कर रहे हैं सर, और वैक्सीनेशन में काम कर रहे हैं, आईसीयू में काम कर रहे हैं, एसएमएस में, आरयूएचएस में। लेकिन सरकार की जो संवेदनशील बिल्कुल हीनता है उससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और हम सरकार को कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। लेकिन इस बार सरकार हमारी अंतिम चेतावनी समझे इस चीज़ को, क्योंकि हम इस 6,000 रुपये में जो कि बिल्कुल मजदूर से भी कम एक वेतन हमको मिल रहा है, और 5 लाख रुपये 7 लाख रुपये एमएससी नर्सिंग बीएससी नर्सिंग करके हम यहाँ पर आए हैं, और इस वेतनमान में हमारा जीवन चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अगर मैं एक बात बता देना चाहता हूँ सरकार को, अगर इस महामारी में, इस मजबूरी में अगर हम आर्थिक तंगी से अगर कोई बंदा आत्महत्या भी कर लेता है तो कोई नई बात नहीं होगी, इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। ये तो न्यूनतम जो दैनिक मजदूरी है उससे भी नीचे लग रहा है। सरकार के सामने कोई सेंट्रल की गाइडलाइन काम नहीं करती है। सेंट्रल ने जब कह रखा है कि 20,000 रुपये मिनिमम आपको संविदा कर्मी को दिया जाना चाहिए, उसके बाद भी सरकार इस बारे में बिल्कुल भी हमारी ओर ध्यान नहीं दे पा रही है। हमने कई तरीके अपनाए सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए। 2005 से ये स्थिति है। कुल कितने कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं? लगभग 3,000 के आसपास हम टोटल कर्मचारी हैं। कई बार हमने सरकार को चेताया, लेकिन सरकार के बिल्कुल कोई उनको जू भी नहीं रेंग रही है। तो ये पीड़ा है नर्सिंग कर्मियों की। इनका कहना यह है कि 7,000 के आसपास इनको वेतन मिल रहा है, कटपिट करके 6,000 कुछ इनका वेतन रह जाता है। और चूंकि ये कोविड महामारी का ड्यूटी कर रहे हैं, हार्ड ड्यूटीज भी कर रहे हैं, ऐसे में इनकी मांगों पर सरकार जो है वो संवेदनशीलता के साथ, मानवता के आधार पर कुछ निर्णय ले। कैमरामैन सुरेश कुमार गोयल के साथ नीरज शर्मा, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत लगे 2016 में एनएचएम तो वहीं राजस्थान के बीकानेर शहर में कोरोना नियंत्रण में लगभग, आपको बता दें जानकारी के लिए, कि 750 गांव अब कोरोना वायरस से मुक्त हो चुके हैं। इसे लेकर उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि बीकानेर जिले के लोगों में सेवा का खूब भाव है, जिसके चलते बीकानेर के भामाशाह हो या फिर रेड क्रॉस सोसाइटी, सभी लोगों ने समय समय पर सेवा का कार्य किया है। तो वहीं उन्होंने कहा कि बीकानेर के लगभग सभी गांव में जिला प्रशासन पूर्ण रूप से ध्यान दे रहा है। अधिकारियों की टीम भी इस ओर पूरा ध्यान दे रही है। बीकानेर में जहां कोरोना का कहर अब कम होता जा रहा है, खास बात बताना चाहेंगे कि लगभग 750 गांव हैं वो पूरी तरह से मुक्त भी हो गए हैं। उनके लिए एक तरह से वहां टीम भी गठित की गई है। और कुल मिला के एक बात और कही जा रही है कि बीकानेर में भामाशाहों का भी एक बहुत बड़ा काम किया जा रहा है। रेड क्रॉस सोसाइटी और मंत्री भंवर सिंह भाटी की प्रेरणा से देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक तरह से कहा जा सकता है ऑक्सीमीटर वगैरह कई तरह की ऐसी चीजें हैं, जो ये हाइपोक्लोराइड है, और हम माने तो ऑक्सीमीटर के अलावा कंसंट्रेटर है,
बात करना चाहेंगे भंवर सिंह भाटी से। मंत्री जी क्या कहेंगे इस तरह की भामाशाह बीकानेर में? और सबसे पहली बात तो आपको हम ये बधाई देना चाहेंगे, 750 गांव वो मुक्त हो चुके हैं। देखिए, निश्चित रूप से मैं बीकानेर जिले के सभी चिकित्सा विभाग की पूरी टीम को, हमारे जिला प्रशासन के पूरे लोगों को, पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम कोरोना के समय में किया है। और इन परिस्थितियों में राजस्थान सरकार, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कोविड की सेकेंड वेव को समाप्त करने के लिए, कोविड की सेकेंड वेव का असर हमारे लोगों पर कम से कम हो, उसकी दवाइयाँ, उनके इलाज के तमाम तरह के संसाधन जुटाने के लिए मुख्यमंत्री जी बार बार आह्वान कर रहे हैं। मैं आज रेड क्रॉस सोसाइटी के हमारे बीकानेर जिले के सबसे वरिष्ठ पदाधिकारी विजय जी खत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। फर्स्ट वेव के समय पूरे बीकानेर में लोगों को फूड सामग्री, खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का इन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य किया था। आज ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स दिए हैं, हमने मास्क दिए हैं और ये सोडियम हाइपोक्लोराइड्स दिए हैं काफ़ी क्वांटिटीज़ में। और ये मास्क भी जो है बहुत अच्छे क्वालिटी के हमने बनवा करके वितरित किए हैं। इसमें हमारे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो एड आई थी उसके तहत ही हमारे को मिले थे। श्रीलंका ने ये हमारे को सहायता दी। तो इस प्रकार बहुत सारी चीज़ें और भी, ऑक्सीमीटर्स हैं, थर्मामीटर्स हैं, छोटे छोटे उपकरण कई हैं इस प्रकार के। और ये देने का इनके क्षेत्र में, क्योंकि सबसे पिछड़ा क्षेत्र है और ये मंत्री महोदय बहुत डेडिकेटेड इंसान है, इसलिए ये प्रभावित करती है हर एक इंसान को बात कि इनका क्षेत्र भी पिछड़ा हुआ है और ये खुद इतना काम कर रहे हैं। तो हमें लगा कि इनको सहयोग, इनके साथ हमें जुड़ना चाहिए। और इसी क्रम में हम आगे गाँवों में काढ़ा वितरण और इस प्रकार की और एक्टिविटीज़ करेंगे। और उसमें एक और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगा करके एक सेंटर पोस्ट कोविड पेशेंट्स के लिए भी हम लोग 2-4 दिनों में कर देंगे। और एक आज हमारे पास कुछ कंसंट्रेटर्स और आएंगे खालसा एड से, उनका भी हम लोग कहीं पे सदुपयोग करेंगे। तो ये थे विजय खत्री और भंवर सिंह भाटी जो कि राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री हैं। खासतौर पर बीकानेर में एक तरह से जो 750 गांव हैं वो कोरोना मुक्त हुए हैं। ये कहीं ना कहीं बीकानेर की शासन व्यवस्था का और मुख्यमंत्री का उचित प्रबंधन ही है, इसके चलते ये सब कुछ हुआ है। के सिंह, न्यूज़ इंडिया, बीकानेर। तो वहीं आपको बता दें कि बीकानेर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी पर रोक के लिए प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है। दरअसल पिछले दिनों 510 रेमडेसिविर इंजेक्शन का घोटाला उजागर हुआ था, जिसके बाद अब एसओजी के घेरे में बीकानेर जिले के कई दवा विक्रेता हैं। बीकानेर के एडिशनल ड्रग कंट्रोलर सुभाष मुटनेजा ने कहा कि एसओजी जांच कर रही है और हम लोग भी हमारी तरफ से इन दवा विक्रेताओं को नोटिस दे चुके हैं। उन्होंने बताया कि यह जांच का विषय है कि ये 510 इंजेक्शन आखिर गए तो गए कहां। दवाइयों की कालाबाजारी हुई थी, उसमें हमारे संगठन ने पिछले 26 तारीख को ही सरकार को लिखा था, सीएमओ पीएमओ ऑफिस में, आईबी में, एसओजी में। लेकिन आपको पता है कि सारी जगह हैं वो धीरे धीरे चलती। हम लोगों ने उसके लिए बराबर प्रयास किए, केमिस्टों को भी समझाया कि भी ये सेवा काल है, अभी इसको है ना सेवा की तरह देखो। लेकिन हमारे कुछ चंद लालची स्वार्थी केमिस्ट दुकानदारों ने कालाबाजारी जम के की, जिसकी परिणति आप देख रहे हो। एसओजी में 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, कुछ मछलियां बाकी है। मेरा ऐसा मानना है कि इसमें ये लालची केमिस्ट और लालची डॉक्टरों का एक गठजोड़ हुआ है। तो इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में बीकानेर से संवाददाता के सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सिंह साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से एक तरफ तो सरकार है कि अपनी पूरी तैयारी के साथ डटी हुई है इस कोरोना रूपी महामारी से हमारे प्रदेश की जनता को निकालने के लिए, तमाम संसाधन की जो भी कमी है उसे पूरा करने की कोशिश में सरकार लगातार लगी हुई है।
कई ऐसे भामाशाह हैं, कई ऐसे समाज सेवक हैं, कई ऐसे राजनेता हैं जो लगातार सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना की इस जंग को जीतने में लगे हुए हैं। तो वहीं अफसोस होता है कि इन्हीं सब के बीच में कुछ लोग, कुछ संस्थान ऐसे हैं जो कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे। और बात अगर रेमडेसिविर इंजेक्शन की जाए, जिसकी बेहद मांग अभी पिछले कुछ दिनों में थी, उस तक की कालाबाजारी करने से ये लोग चूक नहीं रहे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी देखिए, हम बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में खासी कालाबाजारी हुई है और एसओजी की टीम को यहाँ पर तमाम शिकायतों के बाद में बीकानेर में आके 3 दवा स्टॉकिस्टों को तो पकड़ा गया और उन्हें जेल भी भेज दिया गया। इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है, लेकिन बीकानेर के तमाम ऐसे निजी अस्पताल हैं उनके ऊपर जो दवा स्टॉकिस्ट का जो घोटाला जो सामने आया, उसमें अगर एडिशनल ड्रग कंट्रोलर की हम बात करें तो उनका जो मापदंड था, उनका ये कहना था कि 890 हमें रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो हमको मिले हैं, इसका रिकॉर्ड हमारे पास है। और बाकी जब एसओजी की टीम ने ये जानकारी ली दवा स्टॉकिस्टों के पास, जो कि 5-6 बीकानेर में हैं स्टॉकिस्ट, उनकी इंजेक्शन है वो कहीं इधर उधर हुए हैं, तो कुल मिला के 510 का जो फर्क था वो अपने आप में बड़ा सवाल। बीकानेर में जगह जगह एक तरह से जांच अभियान छेड़ा और उसमें तमाम जो निजी अस्पताल हैं वो भी उसमें आए, जिसमें सबसे पहले हम बात करें वरदान अस्पताल है, वरदान हॉस्पिटल है, जो कि बीकानेर के जयनारायण व्यास कॉलोनी में स्थित है। वहां पर भी डॉक्टर्स के द्वारा ऐसे ऐसे पर्चे और दवा स्टॉकिस्टों से यहाँ से ले जाते हुए देखे गए। उसी तरह से हम जीवन रक्षा की बात करें तो वहां पर भी यही स्थिति देखने में सामने आई। और जो श्री राम हॉस्पिटल, कृष्ण, कई ऐसे अस्पताल थे जो एंटाइटल्ड नहीं थे लिखने में, दवा लिखने में, लेकिन उन्हें भी दवा स्टॉकिस्टों के द्वारा दवाएं दे दी गई, ये जो इंजेक्शन दिया गया जो कि पूरी तरह से गलत था। उसी को लेकर अब एसओजी की टीम जो निजी अस्पताल हैं, कुछ निजी डॉक्टर्स हैं जो अपने लेवल पर प्रैक्टिस करते हैं, उनके ऊपर भी एक तरह से बड़ा जो सवाल है उनसे भी जांच पर की जा रही है। और कुल मिला के यानी यहाँ तक है कि एसओजी की अगर हम बात करें तो उस अस्पताल में 20-20 हजार रुपए का एक इंजेक्शन, जो कि महज 2000 या 800 से 2000 रुपए तक जो मिलता है, वो 20-20 हजार रुपए में मिलता देखा गया और बाकायदा रिकॉर्डिंग की गई एसओजी की टीम के द्वारा। कुल मिला के बड़ा मामला है ये। और इस समय जो इस तरह की जहाँ तमाम भामाशाह जान दक्षिणा इस तरह की चीजें देते हैं, पब्लिक में जाते हैं और जो एक तरह से ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेटर, इस तरह की कई चीजें, ऑक्सीमीटर वगैरह सब चीजें दान देते हैं, वहां पर स्टॉकिस्टों का इस तरह का घोटाला और इस तरह की कमाई को जो करना अपने आप में शर्मनाक है। जी उमंग। बिल्कुल के सिंह, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से, जैसे अभी आपने भी बताया कि कई लोग अपने तरफ से समाज के अंदर इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं, जिससे ऐसा ना लगे कि सिर्फ और सिर्फ आप लोग सरकार के भरोसे। हम भी सरकार के साथ में आपकी मदद करने के लिए तमाम तरीकों से चिकित्सीय जो हम कह सकते हैं उपकरण हैं, उनको लेकर हम आपके साथ में खड़े। लेकिन जिन जिन भी निजी अस्पतालों का आपने नाम बताया, कहीं ना कहीं एसओजी की जांच के घेरे में ये तमाम अस्पताल आ गए होंगे। और जाहिर सी बात है कि जब ये तमाम अस्पताल एंटाइटल्ड ही नहीं थे, तो फिर क्यों केमिस्टों ने इन अस्पतालों को ये दवा बेची? तो इन अस्पताल और इन जैसे केमिस्टों के बीच की साठगांठ भी कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई दे रही है। के सिंह जी बिल्कुल, ऐसी साठगांठ यहाँ पर नजर आ रही है। अगर हम एमएन अस्पताल की बात करें तो वहां पर भी ऐसी चीजें सामने आई कि जहां पर इन दवा स्टॉकिस्टों का जो घोटाला है या सप्लाई कही जाए, वहां के एक डॉक्टर के द्वारा लिखा गया और वहां से डायरेक्ट दवा स्टॉकिस्टों से ये दवाई लाई गई। जबकि अगर जो एंटाइटल्ड जो अस्पताल है अगर हम बात करें उनकी, तो उसमें जो पूरी तरह से जो सरकारी लिस्ट के अनुसार सारी चीजें दी जाती है, उसी के अनुसार रेट होती है, सब कुछ होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसी चीजें हैं जो अपने जरूरत पर जो पैसे वाला व्यक्ति है या जिसके पास पैसे हैं, उसने तो वो रेमडेसिविर इंजेक्शन ले पाने में सक्षम हुआ, वरना आम आदमी की अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं तड़पता ही नजर आया। यहाँ तक कि हम बात करें पूरे प्रदेश के अंदर बात करें, कई जगह पर ये भी मामले सामने आए
कि पानी मिला इंजेक्शन है वो देने में लोग कहीं भी कोताही नहीं बरती गई, और यहाँ तक कि टेक्नीशियन और कंपाउंडर्स भी इस जगह पर मिले हुए कई जगहों पर देखे गए। तो कुल मिला के ये बात कही जा सकती है कि ये जो तमाम अस्पताल हैं, उन अस्पतालों के अलावा जो अस्पताल एंटाइटल नहीं है, चाहे हम बीकानेर के कृष्णचंद मेमोरियल एक अस्पताल है उसकी बात करें तो वो बेझिझक अपने तौर पर यहाँ पर कोविड का इलाज कर रहा है, लेकिन अभी तक उसे कोई स्वीकृति नहीं है। उसके बावजूद इलाज कर पाना अपने आप में कई तरह के संदेह के घेरे में आता है, ऐसा इलाज ही नहीं कर पाते, जबकि वो कोरोना की धज्जियां भी उड़ रही है गाइडलाइन की अगर हम बात करें। कई ऐसी चीजें हैं वो जो चीजें देखने में सामने आई। और जहां तक एसओजी की बात करें तो एसओजी ने भी दिव्या मित्तल जो कि एडिशनल एसपी हैं, उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम यहाँ पर बीकानेर में पहली बार इतने बड़ी बात कही जा सकती है की गई। जी बिल्कुल के किसिंग, बिल्कुल आपने सही कहा। और कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात है कि एसओजी की जांच के घेरे में तमाम अस्पताल, तमाम ऐसे केमिस्ट आ चुके हैं, और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इनके ऊपर एसओजी का फंदा और ज्यादा सख्त होगा। फिलहाल आप इस खबर पर नजर बना के रखिए। अपडेट के लिए आपसे फिर संपर्क करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें अगली खबर बारां जिले के मांगरोल से है, जहां रायथल गांव के पास एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे गिर पड़ी, जिसमें कार चालक हालांकि बाल बाल बच गया। घटना सुबह 9 बजे के आसपास की बताई जा रही है। गनीमत यह रही कि खाई में पानी कम होने से कोई हानि नहीं हुई। कार को ग्रामीणों ने ट्रैक्टर की सहायता से बाहर निकाल लिया। तो मैं आपको बता दें कि टोंक के अस्पताल में आने वाले मरीजों के परिजनों के लिए इंदिरा रसोई योजना बेहद लाभप्रद साबित हो रही है और उन्हें वक्त पर खाना उपलब्ध हो रहा है। नगर परिषद की ओर से संचालित इंदिरा रसोई योजना में भरपूर भोजन सुबह शाम प्राप्त किया जा सकता है। कोई भूखा न रहे की तर्ज पर नगर परिषद की ओर से गाड़ियों के माध्यम से गरीब व बेसहारा एवं अनाथ व्यक्तियों तक भोजन के पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि टोंक में वर्तमान में 2 जगह इंदिरा रसोई योजना संचालित है, जिसमें बेहद अच्छी क्वालिटी का खाना उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान में 300 से 400 व्यक्ति प्रतिदिन इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये शुरुआत की थी, तो उसका आज बेनिफिट इस लॉकडाउन में जो लोग को नहीं हो पा रहा था वो आज उसका बेनिफिट लोग ले पा रहे हैं। और हमारे यहाँ जो इंदिरा रसोई टोंक में है वो MCH और सादत हॉस्पिटल और बस स्टैंड, यहाँ पर ये इंदिरा रसोई चल रही है। इनके टाइमिंग है सुबह 8 से लेके दोपहर के 2 बजे तक, और फिर ब्रेक लेके शाम को 5 बजे से लेके रात के 8 बजे तक। और हमारी कांग्रेस की एक टीम है जो कि हमने लगा रखी है। जो लोग पेशेंट ऐसे हैं कि हॉस्पिटल से अटेंडेंट उनके आ नहीं सकते वहाँ पे, क्योंकि उसमें एक ID दिखानी पड़ती है नाम का, इसलिए हम उनको हॉस्पिटल में अंदर बेड पे भी और कोई घर पे भी कोई सुविधा, मतलब खाने के से रिलेटेड कोई भी आ रहा है तो हम उसको मना नहीं कर रहे हैं, और हम उसको घर बैठे और मोहल्लों में भी खाना भिजवा रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए।